नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गौतम और मेरी टीम यानी कि आर्टिकल 21A आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संपूर्ण तैयारी, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ाता हूं मध्य प्रदेश का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर। तो आप देखेंगे कि हमने अभी तक वीडियो डाला है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्थापत्य कलाएं थी और उसका विस्तार किस किस प्रकार से हुआ था। तो हम देख रहे थे, स्तूप देख लिया था हमने गौड़ आर्किटेक्चर देख लिया था, और आज हम देखेंगे होलकर स्थापत्य के बारे में, यानी होलकर आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि होलकर रियासत कहां थी, इसका निर्माण किसने किया और इसका निर्माण कब हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, जो होलकर थे, होलकर राजा, इनका जो मूल स्थान है, जो मूल स्थान है, वो महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है। कहां मिलता है? महाराष्ट्र के होल गांव में देखने के लिए मिलता है, होल गांव। और ये होल गांव कहां पे है? तो ये होल गांव आपको मिलेगा पुणे के नजदीक। कहां मिलेगा? ये महाराष्ट्र के पुणे के नजदीक आपको एक होल गांव देखने के लिए मिलता है, और वहीं से क्या हुआ था, ये होलकर आए थे। अब आप सबको पता है कि बाजीराव प्रथम के समय पे, पेशवा बाजीराव के समय पे, किसके समय पर? पेशवा बाजीराव प्रथम के समय पर क्या हुआ, उन्होंने मराठा शक्ति को क्या किया, अपने को बड़ा करने की कोशिश की। पेशवा बाजीराव जो थे वो एक बहुत बड़े लड़ाके थे, और मराठा सल्तनत के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा विस्तार किया भारत में। और उन्हीं के कुछ लड़ाके हुआ करते थे, कुछ सिपाही हुआ करते थे जो उनके युद्धों में सहायता करते थे। इन्हीं क्रम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इनके प्रमुख लड़ाके थे मल्हार राव होलकर। दूसरे हो जाएंगे राणोजी शिंदे। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चीमाजी अप्पा और उधोजी पवार। ये कुछ उनके प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। कौन कौन हुआ करते थे? मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया, चीमाजी अप्पा और उधोजी पवार। अब जैसा कि पता है कि इन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य विस्तार के दौर में मालवा के जो सेनापति हुआ करते थे, उनको उन्होंने पराजित करने का कार्य किया, और मालवा के क्षेत्र में उन्होंने 3 युद्ध लड़े। अब 3 युद्ध कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको मिल जाता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध मिलता है? सारंगपुर का। तो सारंगपुर का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1724 में। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाएगा अमझेरा का युद्ध। किसका युद्ध देखने के लिए मिलेगा? अमझेरा का युद्ध। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा 1728 में। और इसके अलावा एक और युद्ध मिलता है आपको, जिसे कहते हैं तिरला का युद्ध। किसका युद्ध? तिरला का युद्ध। और यह हुआ है 1731 में। तो आप सबको पता है कि 3 लड़ाइयां लड़ी हैं मराठों ने और मालवा के शासकों और उनके जो जागीरदार हुआ करते थे, दया बहादुर, उनके साथ हुआ था। और जिसमें आपको 3 युद्ध मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? सारंगपुर का युद्ध मिलता है, अमझेरा का युद्ध मिलता है, और तिरला का युद्ध मिलता है, जो क्रमशः 1724, 1728 और 1731 में हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि मराठा प्रशासन में एक व्यवस्था हुआ करती थी जिसे कहते थे सरंजाम शाही व्यवस्था। क्या कहते थे? एक व्यवस्था होती जिसे कहते थे सरंजाम शाही व्यवस्था। अब ये सरंजाम शाही व्यवस्था क्या है? तो मराठों के प्रशासन में इस व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जो सेनापति जिस इलाके को जीतेगा, मतलब कि जिसके नेतृत्व में वो क्षेत्र जीता जाएगा, उसका प्रशासन उसी सेनापति को दे दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि इस मालवा के युद्ध के दौरान, तीनों युद्धों के दौरान, ये 4 प्रमुख क्या थे? सेनापति थे।
और चीमाजी अप्पा जो थे ये पेशवा बाजीराव के छोटे भाई थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, राज्य लेने से मना कर दिया और बचे 3 मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदोजी पवार को क्या किया गया, पूरा मालवा क्षेत्र दे दिया गया। क्या दे दिया गया, पूरा मालवा क्षेत्र दे दिया गया। और आगे चल करके क्या होता है, इन्हीं तीनों के मध्य क्या कर दिया जाता है, पूरे मालवा का विभाजन कर दिया जाता है, जिसमें मल्हार राव होलकर को क्या प्राप्त होता है, इन्हें प्राप्त होता है इंदौर, इन्हें प्राप्त होता है इंदौर, राणोजी शिंदे को प्राप्त होता है उज्जैन, राणोजी शिंदे को प्राप्त होता है उज्जैन और उदोजी पवार को प्राप्त होता है देवास। इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हो गया है, इंदौर में होलकर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो होलकर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, मल्हार राव होलकर हैं। और यहीं से निकल के आता है राणोजी शिंदे ने किस राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने सिंधिया राज्य की स्थापना की थी। और कहां पे की थी, उन्होंने उज्जैन में की थी। और सिंधिया राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैन थी। ऐसे ही होलकर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इंदौर थी। तो ये हमने वर्तमान में समझा कि किस तरह से क्या किया गया, होलकर साम्राज्य की स्थापना की गई है। लेकिन हमारा आज का विषय है इनका स्थापत्य क्या था, होलकर साम्राज्य का स्थापत्य क्या था। तो होलकर राजाओं के क्रम में हम देखेंगे कुछ बड़े राजा हुए, जैसे मल्हार राव होलकर हुए, खांडे राव हुए, इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर रही प्रमुख शासिका नहीं, यशवंत राव होलकर रहे, तुकोजी राव होलकर रहे। तो हमें अब इनका देखना है कि इनके द्वारा क्या क्या स्थापत्य कार्य करवाए गए हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा हमें स्थापत्य देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है, राजवाड़ा पैलेस मिलता है देखने के लिए। और आप सब इंदौर गए होंगे तो अब तो आपने क्या देखा होगा, राजवाड़ा पैलेस जरूर देखा होगा। वहाँ जो लोग जाते हैं, कहा जाता है कि आप अगर बिना राजवाड़ा पैलेस देखे हुए आए तो आपके इंदौर जाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आप वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, शब्द देखने के लिए मिल रहा है, ये वाड़ा शब्द देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये वाड़ा शब्द देखने के लिए मिल रहा है। और इस वाड़ा शब्द का मतलब क्या हुआ, इस वाड़ा शब्द का मतलब क्या हुआ, तो ये जो व्यवस्था थी ये कहाँ से आई हुई थी, ये आई थी मराठा शैली से आई हुई थी। कहाँ से आई हुई थी, मराठा शैली से प्रेरित थी, मराठा शैली से। ये जो वाड़ा पद्धति होता है, वाड़ा पद्धति, इसमें क्या किया जाता है कि एक महल होता है और महल के ही सामने क्या किया जाता है, बाजार का निर्माण करवाया जाता है। मतलब इस महल के सामने बाजार लगाया जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वाड़ा पद्धति कहते हैं। और जब हम होलकर रियासत के अलावा सिंधिया रियासत देखते हैं, वहां भी आपको क्या होता है, वाड़ा पद्धति देखने के लिए मिलता है। और सिंधिया में एक महत्वपूर्ण हो जाता है महाराज वाड़ा। क्या मिलता है, महाराज वाड़ा। ये आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, ये ग्वालियर में देखने के लिए मिलेगा, ग्वालियर में। और ये सिंधिया रियासत का प्रमुख स्थापत्य हो जाता है। इसी तरह आपको ये देखने के लिए इंदौर में देखने के लिए क्या मिल गया है, वाड़ा पद्धति में राजवाड़ा देखने के लिए मिल गया है। और ये इसकी अवस्थी कहाँ हो गई है, इसकी अवस्थी हो गई आपके इंदौर में। अब इसकी खास विशेषता क्या है, इसकी खास विशेषता यह है कि ये इमारत जो है कैसी है, 7 मंजिला इमारत है। कैसी है, 7 मंजिला, 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। और इस महल का जो निर्माण करवाया गया है, इसमें क्या किया गया है, आपको ये छोटी छोटी छतरियां दिख रही होंगी ये, और ये क्या है, ये मुगल स्थापत्य से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, ये मुगल स्थापत्य से प्रेरित है, मुगल स्थापत्य का प्रभाव, मुगल स्थापत्य का प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा। अब मुगल स्थापत्य में से क्या कह रहे हैं, इसके जो मंडप हैं ये खुले हुए हैं। कैसे हैं, खुले मंडप या खुले गुंबद बनाए गए हैं। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये कैसे हैं, खुले गुंबद हैं। इसके अलावा इसमें आपको फ्रेंच प्रभाव भी देखने के लिए मिल जाता है। क्या देखने के लिए मिल जाता है, फ्रेंच प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है, फ्रेंच प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें मराठा प्रभाव भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, जो वाड़ा पद्धति ये किससे लिया गया है, मराठों से ली गई है। तो आपको ये छोटी छोटी पद्धतियां देखने के लिए मिल रही हैं, उनके प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हमें देखना होगा इसका स्थापना किसने करवाया या इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण जो है प्रारंभ किसने करवाया था, प्रारंभ, इसका प्रारंभ करवाया था मल्हार राव होलकर ने। किसने करवाया, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर द्वारा क्या करवाया गया, राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। लेकिन हुआ क्या
कि इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो पाता उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इसे किसने पूर्ण करवाया? पूर्ण किसने करवाया? तो पूर्ण करवाया है अहिल्या बाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर द्वारा क्या करवाया गया? इसे पूर्ण करवाया गया है। तो अगर आपके पेपर में यह प्रश्न आता है कि राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था, तो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था मल्हार राव होलकर ने। और उसे पूर्ण किसने करवाया है? उसे पूर्ण किसने करवाया है? तो अहिल्याबाई होलकर ने उसे पूर्ण करवाया है। ये कितने मंजिला इमारत है? ये 7 मंजिला इमारत है। इसके अलावा एक विशेषता इसकी और है कि संपूर्ण जो महल बनाया गया है उसमें लकड़ी और चूने का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो लकड़ी और चूने का प्रयोग किया गया है। तो यह है क्या है? राजवाड़ा पैलेस है। क्या है? राजवाड़ा पैलेस है। अब हम आगे एक स्थापत्य देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है गांधी हॉल। अब देखिए, ये जो है एक बहुचर्चित इमारत है। क्या है? एक बहुचर्चित इमारत है जो होलकर स्थापत्य में विशेष योगदान रखता है। क्या करता है? होलकर स्थापत्य में विशेष योगदान रखता है, जिसकी अवस्थिति देखी जाए तो कहाँ पे ये स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। और इसका जो निर्माण कार्य है, जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया है? तो वो करवाया है आपके शिवाजी राव होलकर ने करवाया है। किसने करवाया है? शिवाजी राव होलकर द्वारा क्या करवाया है? आपके गांधी हॉल का निर्माण करवाया गया है। अब देखिए, कभी कभी इसमें आपको एक नाम और देखने के लिए मिल जाएगा निर्माण काल में, या फिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है। उनका नाम है यशवंत राव होलकर। किसका नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है? यशवंत राव होलकर का नाम देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके मुख्य निर्माणकर्ता कौन हैं? शिवाजी राव होलकर हैं। अब अगर निर्माणकर्ता के अलावा हमें देखना हो, इसका हमें पुराना नाम देखने के लिए मिल जाता है। क्या मिलता है? पुराना नाम। हमें इसका पुराना नाम क्या है? तो आप सबको पता है कि जितने भी प्राचीन महल थे उनका कुछ ना कुछ पुराना नाम रखा जाता था, क्योंकि ये अंग्रेजों के काल में बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के प्रभाव में बनाए जाते थे, उनसे प्रभावित होते थे। इसीलिए इसका जो पुराना नाम हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें मिलता है किंग एडवर्ड हॉल। क्या मिलता है हमें देखने के लिए? किंग एडवर्ड हॉल। तो गांधी हॉल का पुराना नाम क्या देखने के लिए मिल जाएगा? हमें किंग एडवर्ड हॉल देखने के लिए मिल जाता है। अब एक विशेषता आती है कि इसके वास्तुकार कौन हैं? वास्तुकार मतलब इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो हमें एक नाम देखने के लिए मिल जाता है जिसे कहते हैं फ्रेडरिक स्टीवंस द्वारा क्या किया गया है? इसकी जो डिज़ाइन दी गई है फ्रेडरिक स्टीवंस द्वारा दी गई है। इसके अलावा हमें एक बात देखनी होगी कि इसका नाम जो गांधी हॉल है वो कब रखा गया। तो मैंने आपको बताया इसका पुराना नाम क्या है? किंग एडवर्ड हॉल है। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में, कब? वर्ष 1948 में क्या किया गया? इस महल का नाम क्या कर दिया गया? गांधी हॉल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गांधी हॉल कर दिया गया। इसके अलावा कभी कभी आ जाता है इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा किया गया है। ये किसका नाम था? जॉर्ज पंचम का नाम था। क्या कहते थे किसको? जॉर्ज पंचम को क्या कहते थे? किंग्स ऑफ वेल्स कहते थे। और उन्हीं के द्वारा इस महल का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो हमने क्या क्या देखा? इसका निर्माण किसने करवाया है? तो शिवाजी राव होलकर ने करवाया है। इसका पूरा नाम है किंग एडवर्ड हॉल है। इसके जो वास्तुकार हैं फ्रेडरिक स्टीवंस हैं। इसके अलावा 1948 में गांधी हॉल इसका नाम कर दिया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है?
तो प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसे किसका कहा जाता है, जॉर्ज पंचम को कहा जाता है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, इसका स्थानीय नाम में देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है, घंटा घर देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, घंटा घर देखने के लिए मिलता है। अब इसे क्यों कहते हैं घंटा घर, तो आप ये देखोगे कि इसमें जो मेन इसका जो गुंबद है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई गई हैं, इसीलिए इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं, घंटा घर भी कहते हैं। इसके अलावा एक आपको अन्य नाम और देखने के लिए मिल जाता है, क्या मिल जाता है, अन्य नाम और देखने के लिए मिल जाता है। अन्य नाम इसका है, जिसे कहते हैं टाउन हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउन हॉल भी कहते हैं, टाउन हॉल भी कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां देख ली। इसके अलावा इसकी शैली देखने के लिए हमें मिलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसका निर्माण किस शैली में करवाया गया है, तो इसका जो निर्माण करवाया गया है वो एक फ्रेंच वास्तुकला की बहुत प्रचलित शैली, जिसे कहते हैं गोथिक शैली। क्या कहते हैं, गोथिक शैली। और इस गोथिक शैली पर इसका निर्माण करवाया गया है। तो कभी कभी आपके प्रश्न पत्र पे ये प्रश्न आ जाता है कि होलकर साम्राज्य द्वारा गोथिक शैली में आधारित कौन सा महल है, तो कौन सा महल आपका हो जाएगा, ये गांधी हॉल हो जाएगा, जो गोथिक शैली से प्रभावित है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ न कुछ मराठा शैली और राजपूताना शैली के प्रभाव देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये खिड़कियों के ऊपर जो कलाकारी नक्काशी निकाली गई है वो किससे प्रेरित है, ये राजपूताना शैली से प्रेरित है। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें, गांधी हॉल में इसके निर्माणकर्ता देख लिए, इसकी अवस्थिति कहाँ पे हमने ये देख लिया, इसका पुराना नाम क्या है ये देख लिया, इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं या फिर अन्य नाम क्या है, इसको इसका उद्घाटन किसने किया था, और इसमें वर्ष 1948 में का नाम क्या कर दिया गया है, गांधी हॉल कर दिया गया है। और फ्रेंच शैली की गोथिक शैली पर आधारित क्या है, ये महल है। अब हमें देखना होगा कि हमारा अगला स्थापत्य क्या है। तो हमें देखने के लिए मिल जाता है अगला हम देखते हैं, हमारे लिखा हुआ है लाल बाग पैलेस। अब आप देख रहे होगे तो कहोगे सर ये तो सफ़ेद दिख रहा है, इसका नाम लाल बाग पैलेस क्यों है। तो पहली बात हमें ये समझना होगा कि ये मराठा शैली से प्रेरित है। मराठा शैली, मराठा शैली में एक विशेषता होती थी जिसे कहते थे चहुआरी, चहुआरी कला, चहुआरी कला। अब ये चहुआरी कला क्या होती थी, तो चहुआरी कला की खास विशेषता जो होती थी उसमें क्या किया जाता था कि एक महल होता था, एक महल होता था और महल के चारों ओर क्या किए जाते थे, बाग लगाए जाते थे, मतलब फूलों की बगिया लगाई जाती थी। उसे क्या कहते थे, चहुआरी कला कहते थे। क्या कहते थे उसे, चहुआरी कला कहते थे। तो ये जो लाल बाग पैलेस आपको दिख रहा है, इसके चारों ओर एक गुलाब उद्यान है जो कैसा है, लाल है। तो लाल से निकला हुआ है गुलाब, तो लाल बाग किसके लिए कहा गया है, गुलाब, और लाल बाग के लिए कहा गया है, मतलब जो गुलाबों का जो उद्यान है उसके लिए कहा गया है। और उसके बीच में एक पैलेस है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लाल बाग पैलेस हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसे लाल बाग पैलेस क्यों कहा जाता है। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका रंग तो हमें कैसा दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है, फिर इसे लाल बाग पैलेस क्यों कहा जाता है। अब हमें देखना होगा इसका निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, निर्माण। निर्माण के विषय में लेकर के क्या होता है, बड़ा संशय हो जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि इसका निर्माण किसने करवाया है। तो इसका निर्माण जो प्रारंभ करवाया है, प्रारंभ, प्रारंभ किसने करवाया है, तो प्रारंभ करवाया है तुकोजी राव, तुकोजी राव होलकर, होलकर प्रथम ने क्या किया है, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया है, जबकि इसे पूर्ण करवाया है, पूर्ण किसने करवाया है, पूर्ण करवाया है आपके शिवाजी राव होलकर ने, शिवाजी राव। अब इसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था, आपको पता होना चाहिए, तुकोजी राव होलकर ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, और इसे पूर्ण किसने करवाया है, शिवाजी राव होलकर ने पूर्ण करवाया है। अब मैंने आपको इसकी विशेषता बता दी है कि ये चहुआरी पद्धति पर आधारित है, मतलब महल के चारों ओर क्या है, आपको देखने के लिए बाग मिल जाएगा। इसकी एक खास विशेषता और है, इसकी एक खास विशेषता और है, वो क्या है कि इसके छतों पर, इसके आप घर के अंदर जब जाएंगे तो आपको छतों पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा, नक्काशी देखने के लिए मिल जाएगी। तो कहाँ मिलेगी, छतों पर, छतों पर नक्काशी,
मतलब कमरे के छत में आपको नक्काशी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा इसके दरवाजों पर भी आप ये देख रहे होंगे, इसके दरवाजों पर भी क्या है, नक्काशी है। दरवाजों पर नक्काशी, दरवाजों पर भी आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, आपको नक्काशी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये लाल बाग पैलेस की कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये चौवारी पद्धति पर आधारित है और इसके छत और दरवाजों पर क्या मिल जाती है, आपको नक्काशी देखने के लिए मिल जाती है। इसके आगे हम चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिल रहा है शिव विलास पैलेस। और ये शिव विलास पैलेस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके निर्माण के पश्चात जो मूल रूप से जहां राजा रहा करते थे, राजबाड़ा पैलेस, उसे बदल करके कहां चले जाते हैं, वो शिव विलास पैलेस में चले जाते हैं। इसकी अवस्थी कहां आपको देखने के लिए मिल जाती है, इसकी अवस्थी आपको मिल जाती है इंदौर में देखने के लिए मिल जाती है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो हैं आपके शिवाजी राव होलकर। शिवाजी राव होलकर क्या मिल जाते हैं आपको, इसके निर्माणकर्ता के रूप में मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजबाड़ा क्या हुआ करता था, पुराना इनका निवास स्थल हुआ करता था इन राजाओं का। लेकिन जैसे ही शिव विलास पैलेस बना, उसके पश्चात इनका निवास स्थल मतलब होलकर राजाओं का जो निवास स्थल था वो क्या हो जाता है, ये शिव विलास पैलेस हो जाता है। अब हमें आगे देखना होगा कि हमें आगे कौन सा देखने के लिए मिल जाता है। तो आगे आप देख रहे होंगे, आपको देखने के लिए मिल रहा है सुख निवास पैलेस। क्या मिल रहा है, सुख निवास पैलेस। और इसकी व्यवस्थी आपको कहाँ देखने के लिए मिल रही है, इंदौर में देखने के लिए मिल रही है। और इसका भी जो निर्माण है वो किसने करवाया है, वो आपको शिवाजी राव होलकर द्वारा मिल जाता है। आप ये देख रहे होंगे, आपको बहुत बड़ी सी कोठी दिख रही है। और ये जो कोठी थी, इसमें जो था ग्रीष्मकालिक निवास हुआ करता था, किसका, राजाओं का। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही राजपाड़ा पैलेस के पश्चात हमने क्या देखा था, एक पुराना घर बन गया था शिव विलास पैलेस। तो वो क्या हो गया था, इन राजाओं का नया निवास स्थल हो गया था। और गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्म काल में इनका निवास स्थल क्या हो जाता था, आपका सुख विलास पैलेस हुआ करता था, या सुख निवास पैलेस हो जाया करता था। अब हमें आगे चल के देखना होगा, हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है माहेश्वर का किला। क्या देखने के लिए मिल रहा है, माहेश्वर का किला। और आपको सिर्फ ये मंदिर देखने के लिए मिल रहा है। जो ये महल है, महल के बीच परिसर में क्या बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, शिव मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा भी आपको इसमें बहुत सारे शिव मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसका निर्माण किसने करवाया है, इसकी अवस्थी पहले आपको पता होना चाहिए। माहेश्वर में है, माहेश्वर। और आपको माहेश्वर कहां देखने के लिए मिलता है, खरगोन में स्थित है माहेश्वर। और इसकी विशेषता यह है कि इसके निर्माणकर्ता का विशेष रूप से पता नहीं चलता है। निर्माणकर्ता, कुछ लोग कहते हैं कि जो पुराने होलकर राजा उनके द्वारा किया गया था इसका निर्माण कार्य। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा क्या किया गया, होलकर द्वारा कराया गया। किसका निर्माण करवाया गया, तो माहेश्वर के किले का। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेपर में अहिल्याबाई होलकर आता है तो आप अहिल्याबाई होलकर ही लगाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ पेपरों में मानते हैं कि अन्य जो होलकर राजा थे उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। इसकी विशेषता क्या है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इस महल में आपको कई शिव मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसी नर्मदा के तट पर माहेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया है, वो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया है। तो यहीं आपको दिख जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या घाट का निर्माण किसने करवाया है आपके, तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया है। अब हमें देखना होगा, हमें आगे देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें आगे देखने के लिए मिल रहा है
पंढरीनाथ मंदिर। अब ये जो पंढरीनाथ मंदिर है इसकी भी अवस्थी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगी? इसकी अवस्थी आपको इंदौर में देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो पंढरीनाथ मंदिर है ये इंदौर में स्थित है और जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण यशवंत राव होलकर द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था? तो 1811 ईस्वी में क्या करवाया गया था? इसका स्थापना करवाई थी यशवंत राव होलकर द्वारा, इसकी स्थापना करवाई गई थी। तो पंढरीनाथ जो मंदिर है वो इंदौर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? यशवंत राव होलकर द्वितीय ने करवाया था। और ये जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। तो हमने क्या देख लिया? पंढरीनाथ मंदिर देख लिया। अब हमें आगे देखने के लिए मिल जाता है मल्हार राव होलकर की छतरी। और ये जो है आपको एक विशेष आर्किटेक्चर है जो कहाँ देखने के लिए मिल जाता है आपको? इसकी अवस्थी आपको मिल जाती है भिंड में। भिंड जिले में आपको एक जगह मिल जाएगी आलमपुर भिंड में क्या आपको देखने मिल जाएगी? मल्हार राव होलकर की छतरी देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये छतरी शब्द आता है ये किससे प्रेरित है? ये राजपूताना शैली से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? राजपूताना शैली से प्रेरित है। अब हमें देखना होगा, आपको याद रखना होगा कि मल्हार राव होलकर जो होलकर वंश के संस्थापक थे उनकी छतरी कहाँ पे है? भिंड में है। और वही जगह का नाम क्या है? आलमपुर है। क्या है? आलमपुर है। जबकि राणोजी शिंदे जो किसके संस्थापक हैं? सिंधिया वंश के संस्थापक है। उनकी जो छतरी हमें देखने के लिए मिलती है वो सुजालपुर के पास देखने के लिए मिलती है। अब इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया है? तो करवाया है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर ने 1766 में, कब? 1766 में क्या किया कि आपके मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण करवाया। इसकी खास विशेषता क्या है? इसके जो गुंबद बने हुए, इसका जो शिखर आपको दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा है? शिखर इसका गुंबदाकार दिख रहा है। और इसके शिखर पर जो कलश रखा गया है इसकी जो खास विशेषता है। और इसकी दीवारों पे आप जब नज़दीक से जाएंगे तो आपको यहाँ पे फूल और पत्ते नक्काशी के तौर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इसकी जो खास विशेषता है। हम आगे चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है बेलिया सरकार या बोलिया सरकार की छतरी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये बोलिया सरकार थे कौन। तो हमें पता होना चाहिए कि पहला ये जो बोलिया सरकार की छतरी है वो कहाँ पे स्थित है? वो इंदौर में स्थित है। और कहाँ पे इंदौर में? तो गंभीर नदी के तट पर क्या है? बोलिया सरकार की छतरी स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि बोलिया सरकार थे कौन। तो आपने एक नाम सुना होगा यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर की प्रथम की पुत्री जो थी, उनका नाम हुआ करता था भीमाबाई। और भीमाबाई के पुत्र का नाम हुआ करता था चिमांजी अप्पा साहेब बोलिया।
तो हमने क्या देखा, यशवंतराव होलकर के प्रथम की जो पुत्री थी उनका नाम था भीमाबाई, और भीमाबाई के पुत्र का नाम हुआ करता था चिमांजी अप्पा साहेब बोलिया, और उन्हीं को समर्पित करते हुए क्या किया गया था कि बोलिया सरकार की छतरी बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? इंदौर में बनाई गई थी। अब हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, यशवंत सागर झील। हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? यशवंत सागर झील देखने के लिए मिल रहा है, और आप सबको ये पता है ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। इंदौर में स्थित है, और इंदौर में भी ये गंभीर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गंभीर नदी पर बनाया गया जो डैम का रिजर्वायर है उसे क्या कहते हैं? यशवंत सागर लेक कहते हैं। अब जो इसकी खास विशेषता है जो अभी चर्चा में रहा, विशेष क्या है? विशेष तो आप सबको पता है इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। रामसर साइट घोषित किया गया है, और कब घोषित किया गया है ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये घोषित किया गया है 13 अगस्त 2022 को। आप सबको पता है कि पहले मध्य प्रदेश में केवल एक रामसर साइट हुआ करती थी, उसका नाम था भोज तालाब, लेकिन वर्तमान में 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी है? आपका यशवंतराव सागर है, यशवंत सागर झील है, इसके अलावा आपको सिरपुर झील इंदौर में देखने के लिए मिल जाती है, इसके अलावा आपको माधव सागर देखने के लिए मिल जाता है शिवपुरी में, जो क्या है? रामसर साइट है। अब ये रामसर साइट क्या है? तो आप सबको पता है कि ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर साइट की भूमिका रखी गई थी, जिसके तहत क्या कहा गया था कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि वहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, और उसी के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियां बनाई जाती है, जिसे रामसर साइट कहा जाता है। और उन्हीं में से एक आपको चुना गया है, कौन? यशवंत सागर झील चुना गया है, जिसे 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक और खास विशेषता है, यहाँ पे आपको सारस क्रेन पक्षी का आपने नाम सुना होगा, और इस सारस क्रेन पक्षी का जो निवास स्थल है बहुत बहुतायत मात्रा में ये मिल जाता है। मतलब सारस क्रेन पक्षियों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में कौन विकसित है? आपका यशवंत सागर लेक विकसित है। अब हमें आगे देखना होगा कि हमें कौन सा देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है सिरपुर लेक देखने के लिए मिल रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं कि इसी यशवंत सागर में आपको एक छोटा सा तालाब देखने के लिए मिलता है, उसके बगल में जो रिजर्वायर के बगल में एक क्षेत्र है उसे कहते हैं गुलावट तालाब, और जो यशवंत सागर का ही हिस्सा है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ के बहुत मात्रा में आपको गुलाब उद्यान देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या देखने के लिए मिल जाते हैं? गुलाब उद्यान देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी को कहता है गुलावट तालाब कहा जाता है। जैसा कि हमने आगे कहा था, हमारा अगला जो है वो क्या है? सिरपुर लेक है, और इसकी भी अवस्थिति कहाँ पे है? आपको देखने के लिए मिल जाती है इंदौर में देखने के लिए मिल जाती है। इसके निर्माणकर्ता का नाम तो नहीं पता है, क्योंकि इसके निर्माणकर्ता के नाम रूप में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है, बल्कि क्या आता है कि होलकर राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? होलकर राजाओं ने। वो भी कब करवाया है? 20वीं शताब्दी में करवाया है। कब करवाया है? 20वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया है। अब इसकी खास विशेषता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि रामसर साइट में किसको शामिल कर लिया गया है? शिवपुर लेक को भी शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया है पता होना चाहिए। शामिल किया गया है 7 जुलाई, इसको शामिल किया गया है 1 जुलाई 2020 को। अब इसकी एक खास विशेषता और है कि सर्दी के दिनों में यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं। इसकी तो ये वर्ड सीइंग का जो पक्षी अवलोकन के केंद्र के रूप में बहुत विशेष तौर से पक्षी प्रसिद्ध है सिरपुर तालाब। तो यहाँ पे एक पक्षी आता है जिसे कहते हैं फ्लेमिंगो। कौन सा पक्षी आता है? फ्लेमिंगो पक्षी। और ये कहाँ से उड़ करके आता है? ये ऑस्ट्रेलिया से उड़ करके आता है। ऑस्ट्रेलिया।
तो बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध साइट है, कौन सा, रामसर साइट। और वहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी आता है जो ऑस्ट्रेलिया से उड़ करके सर्दी के दिनों में आता है और बाद में फिर से ग्रीष्मकालीन जैसे ही आता है धीरे धीरे करके ये सारे उड़ के चले जाते हैं। तो ये उनको देखने का ये बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जब भी रामसर साइट के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, उनमें से आपको मिल जाते हैं भालू मुंडे या मुंधे, भालू मुंधे। और इनके एक बड़े परम मित्र हुआ करते थे अभिलाष खांडेकर, अभिलाष खांडेकर। इन दोनों ही लोगों ने मिलकर के क्या किया है, इस यशवंत सागर सिरपुर झील को, सिरपुर तालाब को बचाने का कार्य किया है। और आगे चल के इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किसको, भालू मुंधे को दिया गया था। आगे हमें देखना होगा, हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है काशी विश्वनाथ मंदिर। अब ये काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें देखना होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, इसके जीर्णोद्धार में किसका योगदान रहा है, और अलग अलग कालखंड में इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ये बनारस में स्थित है। बनारस ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और वहीं पे क्या है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है। अगर हम बात करते हैं तो देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक कौन सा है, आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है। भगवान बाबा महाकाल का मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। आगे हमको देखने के लिए मिलता है, इसके निर्माणकर्ता की बात करते हैं हम लोग, निर्माणकर्ता। तो इसके निर्माणकर्ता की कोई प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जब हम आगे देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में, कब, 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसके जीर्णोद्धार की बात चलती है, तो एक राजा का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये पहले राजा हुए जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो कौन थे, राजा हरिश्चंद्र थे। लेकिन आप सबको पता है कि भारत में क्या हुए, बड़े पैमाने पे आक्रांता आए थे और उन आक्रांताओं ने क्या किया था, अलग अलग मंदिरों को तोड़ा था। जब इस्लामिक आक्रांत आए उन्होंने क्या किया, मंदिरों को तोड़ा। उसी समय पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1994 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मुहम्मद गौरी। और मुहम्मद गौरी ने क्या किया था, पहली बार क्या किया था, पहली बार इस मंदिर को तोड़ा था। अब खास बात काशी विश्वनाथ के मंदिर की यही है, इसे लगातार आक्रांताओं ने तोड़ा और लगातार हिंदू राजाओं द्वारा इसमें क्या किया गया, दान दक्षिणा देकर के इसका निर्माण करवाया गया। इस आक्रांता के मंदिर तोड़ने के पश्चात, मतलब गौरी द्वारा मंदिर के तोड़े जाने के पश्चात, फिर हिंदू राजाओं ने कुछ दान धर्म किया, कुछ दान दिया, उसके बाद मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि एक जगह था जौनपुर, एक यूपी में एक जगह है जौनपुर, और ये मध्यकालीन भारत के दौरान क्या हुआ करता था, एक विशेष राज्य हुआ करता था। और यहाँ का राजा हुआ करता था महमूद शाह। कौन था, महमूद शाह। और इस महमूद शाह ने क्या किया था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था 1447 में। तो हमने क्या देखा कि 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, और 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़ दिया। और उसके बाद दोबारा हम देखते हैं कि जब दोबारा बनवाया गया तो 1447 में जौनपुर के जो सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद शाह, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसे तोड़ दिया गया। और हम पुनः देखते हैं कि 1585 के आसपास, कब, 1585 के आसपास एक राजा हुए, राजा टोडरमल। कौन हुए, राजा टोडरमल हुए। उन्होंने बड़े पैमाने पर दान दिया और उन्हीं के दान के द्वारा, किसके द्वारा, राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल ने दान किसको दिया था, तो वो दिया था पंडित नारायण भट्ट को। और फिर क्या किया, पंडित नारायण भट्ट ने ही क्या किया कि
काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया। अब एक बार फिर से मंदिर बनकर के तैयार है और आपको पता है ये दौर किसका चल रहा है, मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य का चल रहा है। मतलब कि भारत में मुगल बादशाहों का क्या है, अधिपत्य है। और इसी के दौरान क्या हुआ था, शाहजहां ने क्या किया था, मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन हिंदू राजाओं के अनुरोध पर उसने इस फरमान को वापस ले लिया था। लेकिन आपको पता है इसमें एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ मुगल सल्तनत में, जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था, औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया था कि आपको पता होना चाहिए 18 अप्रैल 1669 को, क्या कब, 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि आज भी यह फरमान आपको कलकत्ता के संग्रहालय में मिल जाता है। और उसी के आदेश पर क्या किया गया, 1669 में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया और यहीं पे एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा गया ज्ञान बापी मस्जिद। आप लोगों को पता होगा, हाल ही में चर्चा था, काशी विश्वनाथ के बगल में ये क्या है, ज्ञान बापी मस्जिद है। फिर आगे चल करके अहिल्याबाई होलकर द्वारा, किसके द्वारा, अहिल्याबाई होलकर द्वारा, हालांकि इसमें एक अन्य मराठा शासकों का भी योगदान रहता है, लेकिन विशेष नाम किसका आता है, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया कि 1777 से 1780 के मध्य दान दक्षिणा करके, धन दे करके क्या किया, एक बार पुनः से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए बात कही गई थी। और बाद में सरकार द्वारा क्या किया, वर्ष 2019 में क्या किया गया था, 8 मार्च 2019 को क्या किया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया, सॉरी उद्घाटन नहीं किया गया था, शिलान्यास किया गया था, शिलान्यास। शिलान्यास किया गया, ठीक है। उसके पश्चात क्या किया गया था कि 13 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है बनारस में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके प्रारंभिक निर्माणकर्ता की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा क्या किया गया, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। और आगे चल के हम देखते हैं कि 1194 में मोहम्मद गौरी क्या करता है, आता है और इस मंदिर को तोड़ देता है। बाद में जौनपुर का जो सुल्तान होता है महमूद शाह, उसके द्वारा इस मंदिर को तोड़ा जाता है। और वर्ष 1885 में क्या होता है, एक राजा होते हैं टोडरमल, और वो देते हैं धन संपत्ति देते हैं। और उसके बाद पंडित नारायण भट्ट द्वारा क्या किया जाता है, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। और आगे चल के हम देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा 18 अप्रैल 1669 में एक शाही फरमान जारी किया जाता है, जिसके बाद इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। और अहिल्याबाई होलकर द्वारा क्या किया जाता है, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर बात होती है तो 8 मार्च 2019 को क्या किया जाता है, इसका शिलान्यास किया जाता है। और 13 दिसंबर 2020 को क्या किया जाता है, इसका उद्घाटन किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अन्य जो उदाहरण हैं, जो अन्य स्थापत्य मिलते हैं, तो आपको एक मिल जाएगा कृष्णपुरा की छतरी देखने के लिए मिल जाती है, जो इंदौर में है, गंभीर नदी पर स्थित है, गंभीर नदी के तट पर। और आपको पता होना चाहिए जो यशवंतराव होलकर थे, उनकी पत्नी का नाम था कृष्णाबाई होलकर, और उन्हीं की स्मृति में क्या बनाया गया है, कृष्णपुरा की छतरी बनाई गई है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर द्वारा क्या किया गया है, विष्णु मंदिर का निर्माण गया में करवाया गया है, और अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है, बनारस में करवाया गया है। ये कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं किसके, होलकर साम्राज्य की मिलते हैं। और आगे चलते हैं तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, आज हमने क्या पढ़ा था, होलकर स्थापत्य के बारे में पढ़ा। हालांकि इसके अलावा आपको सड़कें मिल जाएंगी, जैसे आपको पता होगा कलकत्ता से बनारस तक की सड़क का निर्माण किसने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और होलकर साम्राज्य ने रेलवे के लाइन में जो 20वीं शताब्दी में जो शासक हुए होलकर साम्राज्य के, तो उन्होंने रेलवे के विकास के लिए भी कुछ योगदान दिया है, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
तो हम क्या करेंगे, जो आज के हमने स्थापत्य पढ़े हैं उन पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जहां हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। धन्यवाद।